हेलो। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ मस्त कंटिन्यूस कर रहे थे। सनु कंटिन्यू करते हैं अपन इसमें क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंटिन्यू किए हैं और अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट हमने जो है 5 सेशंस जो है अपलोड कर दिए हैं। आपने उनको वॉच भी करा होगा और देखा भी होगा कि पैटर्न क्या है पढ़ाने का और किस में अपन सेशन ले रहे हैं। हर बेसिक को क्लियर करा जा रहा है। चैप्टर में अपन इन्वॉल्व हो रहे हैं। आवेश का फिनोमेना अपनी माइंड में सेट कर रहे हैं और आगे की ओर कंटिन्यू अपन बढ़ रहे हैं। इस समय अपन हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं। आवेश के गुणधर्म अपन पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि लगभग प्रॉपर्टी नंबर 6 तक अपन ने कंप्लीट कर भी लिया है। ये हो सकता है ना 5 से 6 प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ लिया। मैंने आपसे बताया कि लगभग 8 से 10 प्रॉपर्टी अपन पढ़ने वाले हैं और उनसे आप उनको आप उतारे जरूर अपनी जो है अपने माइंड में। उतारने का मतलब ये है कि आप अगर अटेंटिवली सेशन को वॉच करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, है ना। लैंग्वेज मेरी अपनी है। मैं स्टडी तो बुक को ही देख करके अपन करते हैं, सभी स्टडी बुक को देख करके ही करते हैं, लेकिन उसमें से जो आपके फायदेमंद की चीजें होती है उसको अपन वहां से निकालना पड़ता है ना, फिर आपके सामने उस चीज को डिलीवर करना पड़ता है। आपके अंदर वो कैलिबर अभी नहीं है कि आप बुक को पढ़ें और अपनी जो आपके प्रॉफिटेबल चीजें हैं उसको वहां से आप निकालें। आपके अंदर इतना कैलिबर नहीं है ना। वो डेवलप होता है, धीरे धीरे आपके अंदर भी डेवलप हो जाएगा, फिर आप भी वहां से इस प्रकार की चीजें खुद करना सीख जाओगे, आप खुद उसको बना लोगे, है ना। तो ये एक बड़ा टास्क होता है ना। आप जब सेशन को वॉच करें तो फिर अटेंटिवली देखें। मैं बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आप अटेंटिवली देखें सेशन को, है ना। आप अपना दिमाग को डाइवर्ट ना करें इधर से उधर, है ना। अगर आप ध्यान से सेशन को देखते हो तो आपको मैं इस बात की गारंटी तो लेता ही हूं कि आप ऑन दी स्पॉट आपको जो है सेशन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फिर फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ाते हैं। फिर अपन एक बार फिर से अगर मैं चाहूं तो फिर ये जो अपन ने प्रॉपर्टी 5 से 6 प्रॉपर्टी पढ़ी है इसको एक बार अपन सुना दें, लेकिन अगर मैं इसको सुनाने लग गया तो फिर इसमें काफी टाइम लग जाता है, फिर 1 आवर प्लस हो जाता है, फिर इसको लोग वॉच नहीं करते है ना। फिर देख ही नहीं पाओगे आप, इतनी देर कहाँ बैठ करके आप देख पाओगे। लेकिन देखना चाहिए, है ना। अगर हम एक्चुअल में सीखना चाहते हैं डिस्कशन को जरूर सुनना चाहिए, ठीक है ना। इधर से उधर आपको समझेंगे फालतू की बात है, लेकिन डिस्कशन काफी इंपोर्टेंट होता है ना। उसमें बहुत सारी बातें होती है जो हर चीज अपन बोर्ड पे नहीं लिख पाते, उसको अपन डिस्कशन के थ्रू क्या करते हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं ना। चलो अपन बढ़ाते हैं सेशन को, है ना। और ये लास्ट में जो अपन ने यूनिट पढ़ी थी, है ना, जिसको अपन चार्ज की जो यूनिट होती है वो अपन ने सीरीज भी पढ़ी और उसके बाद में अपन ने जो है एसआई पद्धति में भी आवेश की यूनिट पढ़ी है। आवेश में जो यूनिट होती है आवेश की, एसआई में जो यूनिट होती है आवेश की, वो आपको तो पता ही है ना। वो क्या होती है? वो हमारे पास कूलम होती है, ठीक है। ये आपको बताएं कि एसआई में जो आवेश की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, ठीक है। और सीजीएस में क्या होती है? सीजीएस में होती है स्टेट कूलम, जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई अपन उसको अपन बोल लेते हैं, ठीक है। और उसी को अपन फ्रैंकलिन भी कह देते हैं, ठीक है। और रिलेशन भी हमने देखा था कि जो स्टेट गुलाम होता है ना, और जो ईएसयू होता है जिसको अपन ईएसयू भी कहते हैं ना, उसका गुलाम के साथ क्या रिलेशन होता है, तो वो हमने देखा था कि एक गुलाम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो इसको आप बार बार चीजें देखते रहोगे पढ़ते रहोगे ना, तो फिर वो चीजें आपको याद हो जाएंगी, फिर वो आपको ज्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आज मुझे लगता है कि मैं इस आवेश की प्रॉपर्टी को जो है कंक्लूड करूंगा, है ना। और इसको अपन
फाइनल सेशन होगा ये आवेश की प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। उसके बाद फिर अपन कूलाम के नियम की तरफ चलेंगे और फिर वहां से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेशन से आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और चलते जाएंगे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और देखते हैं कि काफिला कहाँ तक चलता जाता है। बस आप जुड़े रहें, देखते रहें, है ना। चल, तो हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम ही डाल देते हैं ना। आज का अपना टॉपिक रहेगा जो है, अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है ना, प्रॉपर्टी ले लेते हैं। आवेश का संरक्षण अपन ले लेते हैं ना, आवेश का संरक्षण। देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आवेश का संरक्षण, है ना। या आवेश संरक्षण का नियम भी आप आराम से बोल सकते हो, ठीक है। आप बुक को फॉलो करोगे तो आप देखोगे आराम से आपको दिख जाएगा ना, आवेश संरक्षण का नियम बोला जाएगा या फिर आवेश का संरक्षण, आप कैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर 3 टर्म जो कि इनका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, ठीक है। आप चाहे विलग बोलो, है ना, आप चाहे विलगित बोलो, और आप चाहे पृथक कृत बोलो, ठीक है। तीनों का मतलब जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, किसी विलग, विलगित या पृथक्कृत, किसी विलग, विलगित या पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। एक बार फिर सुने, किसी विलग, विलगित या पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। बड़ा सिंपल नियम है, यानी कुल आवेश किसी निकाय का सदैव संरक्षित रहता है, नियत रहता है। ये भी स्टेटमेंट आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। चलो एक और तरीके, तरीके अनेक है ना। आपको अपनी बात को जो है कम शब्दों में कैसे कह सकते हो, है ना, और बात भी पूरी हो जाए आपकी, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल कहा, किसी विलग, विलगित या पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है या फिर संरक्षित रहता है। इसको दूसरे तरीके से, कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे भी अपन आवेश संरक्षण का नियम ही कहते हैं। अब बताओ, आपके सामने तीन तीन है ना डेफिनेशंस आपके सामने मैंने सुना दी, ठीक है। अब इससे सिंपल और क्या ही हो सकता है, ना। आप तो कोई भी तरीके से आप आराम से लिखो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपने अभी इसके बारे में आपको समझाना भी है, कई बातें मैं आपको कुछ भी अगर बोला है ना, तो उसके सामने में मैथमेटिकली उसको आप लोगों को प्रूफ करके जरूर दिखाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलो तो मैं आपसे बताता हूँ, है ना। तो किसी विलग, इस नियम के अनुसार ऐसे लिखिए, किसी विलग, विलगित या पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है ना। तो किसी विलग, विलगित या पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है ना। चलो एक ये तरीका हो गया, या ऐसे बोल लो, इस नियम के अनुसार आवेश की ना तो उत्पत्ति संभव है, ना उत्पत्ति संभव है और ना ही विनाश। इसे केवल एक वस्तु से
है ना। आवेश की ना तो उत्पत्ति संभव है और ना ही विनाश, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे भी अपन आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं ना। यानी आवेश किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आवेश की ना तो उत्पत्ति संभव है और ना ही आवेश का विनाश संभव, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, है ना। आवेश सदैव संरक्षित रहता है, किसी निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, नियत रहता है। यानी किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आवेश की ना तो उत्पत्ति संभव है और ना ही विनाश संभव है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। एग्जाम्पल, मैंने आपको कांच और रेशम ये स्टोरी आपको सुनाई थी कि जब अपन कांच से रेशम को क्या करते हैं, अपन रगड़ते हैं तो कांच के क्षण धन आवेशित हो जाती है और रेशम के कपड़े पर उतनी ही मात्रा का परंतु ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। तो रगड़ने से पहले आप देखोगे, रगड़ने से पहले कांच आवेश रहित, रगड़ने से पहले रेशम का कपड़ा आवेश रहित, तो सुनिए, रगड़ने से पहले कांच आवेश रहित, रगड़ने से पहले रेशम का कपड़ा वो भी आवेश रहित, और रगड़ने के बाद जब अपन ने रगड़ा तो कांच के क्षण पर धन आवेश और रेशम के कपड़े पर उतनी ही मात्रा का ऋण आवेश। और अभी भी टोटल देखोगे कितना, जितना कांच के क्षण पर धन आवेश है उतनी ही मात्रा का ऋण आवेश किस पर है, रेशम के कपड़े पर है। तो अभी भी टोटल कितना है, शून्य ही है। तो जितना पहले था उतना बाद में है। तो बताओ आवेश क्या रहा, संरक्षित रहा कि नहीं रहा। ये था एग्जांपल नंबर 1। बड़े सिंपल तरीके से आप समझो ना, मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। मैं चाहूँ उसको लिख भी दूं इतना बड़ा, तो आप, मैं कहता हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज लिखें। इतना तो आप करें ना कि हर चीज अपन बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर लिखना लिखते रह जाएगा, फिर सेशन बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है, फिर अपन कैसे कर बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलो तो ये अपन ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, उम्मीद है, चलो मैं चाहूँ तो लिख भी लिख देता हूँ, चले, है ना। जब रेशम के कपड़े को कांच से रगड़ा जाता है तो रेशम का कपड़ा ऋणावेशित तथा कांच के क्षण धन आवेशित हो जाती है। दोनों पर आवेश की मात्रा समान परंतु प्रकृति विपरीत है। अर्थात कुल आवेश अभी भी शून्य नहीं है ना, कुल आवेश अभी भी क्या है, शून्य है। ठीक है, तो अब आप देखो, जब रेशम के कपड़े को कांच से रगड़ा जाता है तो रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है तथा कांच की छड़ जो है वो धन आवेशित होती है। ठीक है, चलो, जबकि आवेश है ना, जबकि आवेश की मात्रा समान परंतु क्या है, प्रकृति विपरीत है। अर्थात कुल आवेश अभी भी क्या है, शून्य है ना। और रगड़ने से पहले और दोनों पर आवेश शून्य ही था, है ना। इसका यह मतलब, इस प्रकार आवेश संरक्षण का नियम की पालना हुई। बताऊं,
आवेश संरक्षण नियम की आवेश संरक्षण अतः आवेश संरक्षण नियम की पालना हुई। ठीक है, तो अब देख तो ये एग्जांपल नंबर हमने 1 आपके सामने जो बातें बोली हुई उस बात को मैंने अपने तरीके से लिख भी दिया। ठीक है ना, कोई बुक में लैंग्वेज में हमने देखोगे कि आपको बुक में दिख जाएगा। ठीक है, आप अपने तरीके से चीजों को एग्जांपल सेट करो। ठीक है ना, आप चीजों को समझो और समझने के बाद अपने तरीके से अपने एग्जांपल आप बनाओ और उसको क्या कर दो, लिख दो। है ना, तो मैंने साफ लिख दिया जब रेशम के कपड़े को कांच से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित तथा कांच की छड़ धन आवेशित होती है ना, जबकि आवेश की प्रकृति समान परंतु क्या है, समान परंतु प्रकृति क्या है, विपरीत है। अर्थात कुल आवेश अभी भी क्या है, शून्य है और रगड़ने से पहले भी दोनों पर आवेश शून्य ही था। है ना, इसका मतलब अतः आवेश संरक्षण नियम की पालना। ठीक है, यानी आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है, यही नियम है। और जैसा मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, चलो और अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने लाए जाए। है ना, मैं आपको और भी एग्जाम्पल आपके सामने सेट करता हूँ इस आवेश के संरक्षण से रिलेटेड। है ना, इंपॉर्टेंट देखो कई टॉपिक जो होते हैं वो हो सकता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वो जो टॉपिक होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। है ना, हो सकता है वो एग्जाम के लिए ना इंपॉर्टेंट हो लेकिन वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो तो मैं आगे और एग्जाम्पल लेता हूँ ना इसी आवेश के संरक्षण से रिलेटेड। है ना, जैसे आपने नाभिकीय विखंडन पढ़ा होगा। है ना, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल नंबर 2 अपन लेते हैं ना, यूरेनियम 92 U238। है ना, इसको आपको बड़े अच्छे से क्या करा जाएगा और भी एक्सप्लेन करा जाएगा। ठीक है ना, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, ये जो यूरेनियम 92 238 होता है, एक 92 235 होता है और एक यूरेनियम क्या होता है 92 U238 होता है। ठीक है, ये जब नाभिकीय विखंडन होता है तो क्या होता है, यहाँ से हीलियम प्रोड्यूस होता है। ये देखो हीलियम का मतलब क्या होता है, तो H4 ये क्या होता है, ये होता है अल्फा कण। हीलियम का मतलब ये क्या होता है, 2H4 का मतलब ये अल्फा कण होता है। ठीक है, चलो तो ये जो आपके पास यूरेनियम U238 होता है, ये जब टूटता है तो क्या क्या बनता है आपके पास, एक तो हीलियम, ये नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है, एक एग्जांपल नाभिकीय विखंडन में आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, चलो प्लस आपके सामने क्या बनता है, दो निकल गए तो 90 का मतलब यहाँ पर आपके पास ये थोड़ियम हो जाएगा और यहाँ से 238 है ना, दो यहाँ से हो गया है ना, तो 90 बच गया, 238 में 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 230 आपके पास 4 बचेगा। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पर आप सिंपल देख लो, मैंने आपसे कहा हुआ है कि आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यहाँ पर आवेश आप देखोगे 92 और इधर भी आप आवेश देखोगे तो ये क्या है, तो और इधर भी देखोगे है ना, ये बराबर ये आपके पास 92 है ना, तो आवेश अभी भी आप देखो आवेश क्या है, इधर भी 92 ही है, इधर भी 92 ही है ना। आवेश संरक्षित है, यानी विखंडन से पहले और विखंडन के बाद आवेश आप देख लो सदैव क्या है, संरक्षित है ना। आवेश में कोई यहाँ पर फोटोन है ना, ये आपके पास क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है ना, तो अपन ने प्लस लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये आवेश आपके सामने है। बताइए आवेश पहले भी 92 ही था, अभी भी कितना है 92। ये आवेश क्या है, विखंडन के बाद भी उतना ही, विखंडन से पहले उतना ही था, यानी आवेश सदैव क्या है, संरक्षित है। और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। आप कोई भी एग्जांपल आराम से लिख सकते हो। ठीक है, चलो जैसे मैं एग्जांपल ले लो युग्म उत्पादन का ले लेते हैं। युग्म उत्पादन ये क्या होता है, कौन सी बला है युग्म, क्या आपने इसका नाम सुना है, इस बला का नाम सुना है, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन ये कौन सी बला है, चलो वो एक्सप्लेन करेगा। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है युग्म उत्पादन। इसमें क्या होता है कि जो द्रव्य होता है, क्या है, जो द्रव्य यानी मीटर जो होता है, उस पर जब अपन गामा फोटोन का जब अटैक करवाते हैं, जब गामा फोटोन क्या करता है, अटैक करता है इस पे द्रव्य पर, तो दो आवेशित पार्टिकल इमिट होते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। यानी उत्पादन हुआ, दो आवेशित पार्टिकल आपके सामने इमिट हुए, प्राप्त हुए, उत्सर्जित हुए। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन बोलते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब द्रव्य पर गामा फोटोन अटैक करता है तो दो आवेशित पार्टिकल इमिट होते हैं, इस
है ना। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, है ना। जैसे ये हमारे पास द्रव्य है ना, तो ये द्रव्य है और ये हमारे पास गामा फोटोन, है ना। गामा फोटोन आया और उसने इस द्रव्य पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ये देखो, ये है गामा फोटोन, ध्यान से देखो, है ना। तो ये है गामा फोटोन आया और उसने इस द्रव्य पर क्या करा, अटैक करा। अटैक करा तो क्या हुआ, दो आवेशित पार्टिकल, एक तो हमारे पास क्या निकलेगा, एक तो हमारे पास आया E -1 0 और +1 E, और ये हमारे पास क्या आया, 0 है, ठीक है। तो अब इसका मतलब, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये ठीक है ना, ये +1 नीचे और ये क्या इसके ऊपर है, +1, ये -1 नीचे और ये हमारे पास ऊपर है। नीचे क्या होता है, नीचे आपके पास आवेश होता है, ऊपर आपके पास क्या होता है, परमाणु भार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर कितना है, 0। यहाँ पर आवेश आप कितना है, 0 है। इधर देखो, इधर क्या है, इधर का है माइनस का E और ये प्लस का क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और अभी भी कितना है, ये 0 है ना, तो 0 और ये 0, है ना। तो पहले भी कितना था, 0 था आवेश, और बाद में भी कितना है, बाद में भी आपके पास 0 ही है ना। तो बाद में भी आवेश कितना है, 0 है, यानी आवेश संरक्षित है। आवेश की ना तो उत्पत्ति हो सकती है और ना ही विनाश हो सकता है ना। पहले भी जितना आवेश था, बाद में भी उतना ही आवेश है। तो इसको अपन बोलते हैं युग्म उत्पादन, है ना। तो युग्म उत्पादन में क्या होता है, सिंपल आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो कि जब गामा फोटोन द्रव्य पर अटैक करता है तो दो आवेशित पार्टिकल इमिट होते हैं ना। इमिट, EMIT, इमिट का मतलब जो है निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन बोलते हैं। अब एक दूसरी चीज सुनो आप, इसका उल्टा, ये जो पॉजिट्रॉन और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। जब ये आपस में मिलते हैं तो दो गामा फोटोन क्या होते हैं, आपके सामने निर्मित होते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं युग्म विनाश। ये तो उत्पादन हुआ, लेकिन अगली प्रक्रिया, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, दो गामा फोटोन आपके सामने मिलेंगे, ठीक है। और उस प्रक्रिया का नाम क्या होगा, युग्म विनाश होगा, ठीक है। इसको तो बोलते हैं युग्म उत्पादन, लेकिन उस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा युग्म विनाश, ठीक है। चलो, तो मैं उसको भी लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। अगली प्रक्रिया क्या है, युग्म विनाश, युग्म विनाश। एग्जाम्पल 4, युग्म विनाश क्या है, ये देखो, ये मिले तो क्या बनेगा, दो गामा पार्टिकल आपके सामने मिलते हैं ना, ये है गामा फोटोन, ठीक है। इसको अपन ने बोला है इलेक्ट्रॉन। पहचान लो कि कैसा दिखता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये होता है पॉजिट्रॉन, ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। चलो, तो ये है इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास क्या है, पॉजिट्रॉन। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस प्रक्रिया का नाम है हमारे पास क्या, युग्म विनाश है। इसको अपन बोलते हैं युग्म विनाश। यहाँ पर भी आप देख लो, ये है माइनस का E, ये है प्लस का E, और इधर कितना है, ये 0 और 0 है। तो यहाँ पर कितना हुआ, माइनस का E प्लस का E, ये भी 0 हो गया, और इधर आपके पास 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप देख लो, माइनस का E प्लस का E 0, 0 प्लस 0 0। तो आवेश अभी भी यहाँ पर भी क्या है, संरक्षित है। तो ये अपन ने युग्म उत्पादन भी समझा, युग्म विनाश भी समझा, एक विखंडन के द्वारा भी अपन ने आवेश संरक्षण के नियम को समझा, और कांच और रेशम को रगड़ करके भी अपन ने जो है आवेश संरक्षण के नियम को प्रॉपर समझने की पूरी कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल आपके दिलो दिमाग में उतर गई होगी, ठीक है ना, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो, अब मैं एक और आपके सामने एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं ना। तो ये तो कंप्लीट हो चुका है ना, ये आवेश संरक्षण का जो था पूरा मैटर इसमें अपन ने डिलीवर कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये बात भी आपके दिलो दिमाग में उतर गई। अब मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, ठीक है। देखो, उसमें बड़ी सच्चाई है ना, आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए। देखो क्या है वो, अब मैं इसको, आप इसको चाहो नोट कर लो, फिर अपन इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं ना।
सेशन प्रॉपर चल रहा है। लाइट वाला थोड़ा इशू हो जाता है ना, और कैमरा वाला भी इशू रहता है, लेकिन आपको तो मैनेज करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, बिकॉज ऑफ और कोई अल्टरनेट जो है यहाँ पर व्यवस्था है नहीं, है ना। कोई सही क्या मैनेज करना पड़ेगा। देखना बात को आपको समझना, मैं कहता हूँ बात आप समझे, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी में कितना एफर्ट लगाना पड़ता है शूट करने में, है ना। घंटे भर मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ता है ना, तब जाकर एक सेशन जो है अपलोड हो पाता है ना। काफी टाइम लगता है इसमें, है ना। देखो ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी से 80 से 400 किलोमीटर के बीच में क्या होता है, पृथ्वी से 80 और अधिकतम 400 के बीच में होता है आपके पास आयन मंडल। 80 से 400 के बीच में क्या होता है, आयन मंडल आपके सामने होता है ना। तो यहाँ पर है आपके पास आयन मंडल, आयन, ठीक। क्या होता है, ये आपके पास है 80 से 400 के बीच में जो लेयर होती है वो किसकी है, वो है आपके पास आयन मंडल की, ठीक है। आयन मंडल की क्या होती है, आपके सामने लेयर होती है, ठीक है। आयन मंडल पर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें आती है तो वहां पर होते हैं आयन, वहां पर क्या होते हैं, आयन होते हैं ना, और वहां पर पॉजिटिव और निगेटिव सब आपके सामने होते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपके पास आयन मंडल में क्या है, ये आपके साथ क्या है, पॉजिटिव आपके सामने दिख जाएंगे, ठीक है। वहां पर होते हैं आयन ना, प्रकाश आता है तो आपको ये आयन वहां पर आपको देखने का मिलता है ना, यानी प्लस माइनस सब आपको वहां पर आयन मंडल में आपको दिखेंगे, ठीक है। और एक बात आप ये जाने कि पृथ्वी जो है वो ऋण आवेशित है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है वो ऋण आवेशित है। ये बात मैं और आपके आगे कहीं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, कि पृथ्वी क्यों ऋण आवेशित है, इस बात को अपन लेंगे जरूर, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि पृथ्वी ऋण आवेशित है, और हमने कहा ये आपके पास 80 से 400 के बीच में आपके पास क्या आयन मंडल है, और वहां पर क्या होते हैं, आपके सामने आयन होते हैं। देखो मैंने प्लस माइनस सब आपको दिखे ना, प्लस अब प्लस होता ही, ठीक है ना, ये देखो प्लस आपके सामने है, ठीक है, आयन मंडल में। अब ये प्लस जो है इस ऋण को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ऋण इसकी तरफ चलेगा, ये देखो इस तरफ चलेगा धरती से, ये प्लस इस तरफ भगेगा, ये पृथ्वी ऋणावेशित है, आयन मंडल में धनावेश है, आयन मंडल का धनावेश इस ऋणावेश को क्या करेगा, अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, पृथ्वी आवेश रहित हो जाएगी, पृथ्वी क्या हो जाएगी, पृथ्वी आवेश रहित हो जाएगी, है ना। इसका मतलब आवेश का यहाँ पर क्या हो चुका है, विनाश हो चुका है। लेकिन आवेश संरक्षण का नियम साफ कहता है कि आवेश की ना तो उत्पत्ति संभव है और ना ही विनाश, बस इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अपन स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार सुनिए, हमने कहा कि आयन मंडल में आवेश होता है, देखो पॉजिटिव आपके सामने आवेश आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, और पृथ्वी जो है वो ऋण आवेशित है। तो ये जो धन आयन मंडल है, ये आयन मंडल पृथ्वी के ऋण को क्या करेगा, अपने ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खुद ऋण आवेश जो है धन आवेश की तरफ खुद अपने आप चलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको टाइम बताऊं मैं, 4 मिनट 53 सेकेंड, 4 मिनट 53 सेकेंड, है ना। या फिर इसको आप ऐसे बोल लो, लगभग 5 मिनट, कितना मिनट, लगभग 5 मिनट, 4 मिनट 53 सेकंड, ये एग्जैक्ट डेटा है, ठीक है ना। और आप इसको लगभग 5 मिनट बोल सकते हो। अगर 5 मिनट तक अगर ऐसा हो तो पृथ्वी अपना संपूर्ण आवेश खो चुकेगी, पृथ्वी अपना संपूर्ण आवेश खो चुकेगी। कितने, अगर ऐसा होता रहा 5 मिनट 4 मिनट 53 सेकंड तक, है ना, अगर हुआ तो ये पृथ्वी अपना संपूर्ण आवेश क्या कर चुकेगी, खो चुकेगी, है ना, और आवेश संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। इतने टाइम में अपने पूरा पृथ्वी अपना आवेश खो चुकेगी, खो चुकेगी इतने मिनट में, है ना, कितने मिनट में, 5 मिनट में, लगभग 4 मिनट 53 सेकंड में पृथ्वी अपना संपूर्ण आवेश खो चुकी है, ठीक है, और आवेश संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन आप समझते हैं कि चाहे वो बिजली का गिरना हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो बिजली का गिरना हो, चाहे वो तड़ित झंझा हो, तड़ित झंझा, बिजली का गिरना, ये पृथ्वी को खोया हुआ आवेश दे जाता है। पृथ्वी को क्या है, खोया हुआ आवेश, यानी अगर इतनी देर तक 4 मिनट 53 सेकंड तक अगर रहा है, इतने टाइम में तो पृथ्वी अपना संपूर्ण आवेश खो चुकी है। लेकिन इतने टाइम के अंदर ही, इतने कम टाइम में, ठीक है ना, इसके अंदर ही अंदर इतना टाइम अगर लग गया तो पृथ्वी अपना संपूर्ण सारा आवेश खा चुकी है। इतना टाइम अगर लग गया तो पृथ्वी अपना संपूर्ण आवेश खो चुकी है। लेकिन इतने टाइम के अंदर ही क्या होता है कि बिजली का गिरना, तड़ित झंझा का मतलब बादलों का आपस में रगड़ना, गड़गड़ाहट, ठीक है ना, ये पृथ्वी को खोए हुआ आवेश क्या करती है, दे करके चली जाती है, ठीक है ना। और
पृथ्वी आप ऋणावेशित बनी रहती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बिजली का गिरना, बिजली को गिरना ही पड़ेगा, बिजली को क्या करना पड़ेगा, बिजली को गिरना ही पड़ेगा। ये जो बादल होते हैं इनको गड़गड़ाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, आपस में इसको टकराना ही पड़ेगा, मजबूरन मजबूरी है, ठीक है ना। देखिए ऊर्जा संरक्षण यहाँ पर बिल्कुल आवेश संरक्षण का जो फंडामेंटल नियम है ना, ये हम क्या है, यानी प्रकृति, हमने आपसे कहा था कि तीन फंडामेंटल लॉज हैं आपके सामने, है ना। एक है आवेश संरक्षण का नियम, और एक है ऊर्जा संरक्षण का नियम, और एक हमारे पास जो है वो है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ये तीन फंडामेंटल लॉज है, यानी प्रकृति इन तीन नियमों पर टिकी हुई है, इन तीन नियमों की क्या करती है, पालना करती है, ठीक है ना, और करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतने टाइम में 4 मिनट 53 सेकंड में पृथ्वी अपना संपूर्ण आवेश खो चुकी है, लेकिन इतने टाइम के अंदर ही बिजली का गिरना, तड़क झंझा, ये पृथ्वी को आवेश दे जाती है, ठीक है ना। और जो आवेश संरक्षण का नियम है वो प्रॉपर रूल यहाँ पर काम करता रहता है। तो इसका मतलब अब ये समझिए कि बिजली को गिरना ही पड़ेगा, मजबूरन बिजली को गिरना पड़ेगा। तो बिजली चमक करके गिरती नहीं पृथ्वी कभी कभी, है ना। तो अब देखो पृथ्वी को वो बिजली आना स्वाभाविक है, वो नेचुरल है, उसको होना पड़ता है अपने आप, भले ही कुछ जन हानि हो जाती हो, है ना, कुछ जो है डैमेज हो जाता हो, नुकसान हो जाता हो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो जो है नेचर अपना संतुलन खुद बनाए रखती है। अगर वो ना गिरे तो कहीं ना कहीं नेचर का संतुलन ही क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो बिजली की मजबूरी है गिरना, उसको गिरना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पृथ्वी को आवेश देने के लिए गिरती है, ठीक है ना। अदरवाइज जो है उसकी कोई मजबूरी नहीं है, उसकी है ना, उसको गिरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी अपना आवेश होती रहती है, इतने सेकंड में अपना इतने टाइम में अपना पृथ्वी अपना संपूर्ण आवेश हो चुकी है, लेकिन उसको गिर करके उसको आवेश वो प्रदान कर जाती है, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये बात आप समझ चुके होंगे कि बिजली को गिरना उसकी मजबूरी है, बिजली को गिरना क्या है, उसकी मजबूरी, बिजली को गिरना ही पड़ेगा, है ना। तो आप ये समझते थे, पहले जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते होंगे, ठीक है ना। चलो अब आगे की ओर चलते हैं। ये था अपन का आवेश का जो है संरक्षण, है ना, प्रॉपर आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, चाहे वो युग्म उत्पादन हो, चाहे वो नाभिकीय विखंडन हो, चाहे वो युग्म विनाश हो, चाहे वो कांच और रेशम को लेकर के हर तरीके से अपन ने इसको क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और ये लास्ट प्रॉपर्टी होगी, है ना, आवेश के गुणधर्म को लेकर के, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है ना, ये क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके सामने। और वो प्रॉपर्टी क्या है, आवेश का क्वांटम क्वांटीकरण, है ना, ये लास्ट प्रॉपर्टी होगी, आवेश का क्वांटम क्वांटीकरण, है ना। चलो इसको मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि आवेश का क्वांटम और क्वांटीकरण, ये इतने खतरनाक वर्ड हैं, आपने उनको पहली दफा सुना, क्वांटम क्वांटीकरण, तो समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। और मैं अभी इतनी अजब तरीके से इसको समझा दूंगा कि आप जिंदगी भर दूसरों को बताते फिरोगे, दूसरों को इसको बताते आप फिरोगे, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ क्वांटीकरण, मैं आपको बताऊं क्वांटीकरण से हमारा, क्वांटीकरण शब्द प्रक्रिया के लिए है। क्वांटीकरण शब्द किसके लिए, क्वांटीकरण शब्द जो है वो प्रक्रिया के लिए है। कैसी प्रक्रिया, ये किसके लिए है, ये प्रक्रिया के लिए। तो मैंने क्या कहा, जो क्वांटीकरण शब्द है वो किसके लिए, प्रक्रिया के लिए है। मैं आपको इसको समझाता हूं, आप इसको भौतिक राशि से सबसे पहले आप समझिए, किससे समझ लो, भौतिक राशि से, और भी तरीके हैं, वस्तु से समझ लो, भौतिक राशि से समझ लो, तो मैं इसको आपको भौतिक राशि से क्या करता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। देखो जो भौतिक राशि होती है उसके आदान प्रदान के दो तरीके आपके पास हैं। भौतिक राशि के आदान प्रदान के क्या है, दो तरीके, है ना। एक होता है सतत और एक होता है विविक्त। भौतिक राशि के आदान प्रदान के आपके पास दो तरीके हैं, एक है सतत और एक है विविक्त। विविक्त का मतलब बंडलों के रूप में, है ना, इसके रूप में, बंडलों के रूप में, है ना। तो भौतिक राशि के आदान प्रदान के आपके पास दो तरीके, एक होता है सतत, है ना, और एक होता है हमारे पास विविक्त बंडलों के रूप में। मैं आपको सतत का मीनिंग आपको समझाता हूं। जैसे आप पतंग उड़ाते हो और पतंग धागा मांगती जाती है और आप धागा देते जाते हो, है ना। जैसे जैसे पतंग धागा मांग रही है, आप धागा क्या है, कंटिन्यू लगातार आप धागा दे रहे हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये यहाँ पर प्रक्रिया क्या है, ये प्रक्रिया होती है सतत। जैसे जैसे पतंग धागा मांगती है वैसे वैसे हम धागा उसको देते चले जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रिया का नाम क्या है, सतत। क्या सतत मतलब कोई टूटन है इसमें, यानी जैसे जैसे पतंग धागा मांग रही वैसे लगातार हम लगातार धागे को क्या कर रहे हैं, धागे को यहाँ पर छोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, सतत। क्या है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है, सतत है। चलो ये बात आपको दिलो दिमाग में उतर चुकी होगी, ठीक है। चलो अगले,
अगली चीज मैं आपको बताता हूं, विविक्त। विविक्त क्या होता है? विविक्त का मतलब होता है बंडलों के रूप में। जैसे दो जने हैं, एक बॉल को फेंक रहा है और एक बॉल को कैच कर रहा है, ठीक है ना, दो जने हैं। सतत आपको पता चल गया, पतंग वाले एग्जांपल बता दिया कि पतंग जैसे जैसे धागा मांगती है हम उसी तरीके से धागा देते जाते हैं लगातार, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया का नाम है सतत। ये कोई टूटन नहीं है, बीच में लगातार चल रहा है, धागा अपन देते चले जा रहे हैं, बीच में कोई गेप नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी। आप विविक्त समझो। विविक्त हमने कहा कि दो जने हैं, एक जने बॉल को फेंक रहे हैं और दूसरे जने जो है वो बॉल को क्या कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, ठीक है ना। एक जने बॉल को फेंका, मान लो हमें बॉल को हमने कैच करा, अब उस बॉल को हमने क्या कर दिया, इधर फेंक दिया, और फिर हमने फिर अगली बार बॉल को पकड़ने के लिए आए हाथ को। तो अब इस दौरान हमारा हाथ क्या है, खाली है। इस दौरान हमारा हाथ क्या क्या हमारा हाथ क्या है, खाली है, ठीक है ना। फिर बॉल को फेंका, उसको पकड़ा, फिर हमने उसको रखा, अब वहां से आए, अब फिर से हमने हाथ इधर रखा, तो इस दौरान यहां से यहां तक हमारा हाथ क्या खाली है। लेकिन पतंग वाले केस में क्या था कि लगातार हम धागा देते चले जा रहे थे, धागा देते चले जा रहे थे, वहां पर क्या था, प्रक्रिया सतत थी। लेकिन यहाँ पर विविक्त हो गया है ना, यानी बॉल को रखा और इस दौरान हमारा हाथ क्या है, खाली है। तो यहाँ पर ये गेंद गेंद की जो लेन देन की जो प्रक्रिया हो रही है, ये हमारे पास क्या है, इसको अपन बोलते हैं विविक्त, है ना, यानी बंडलों के रूप में, है ना। तो भौतिक राशि का आदान प्रदान गेंद की भांति यदि बंडलों के रूप में हो तो भौतिक राशि के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को अपन क्वांटीकरण कहते हैं। इसी का नाम क्या है, यानी ये प्रक्रिया है। क्वांटीकरण क्या है, क्वांटीकरण जो है एक प्रक्रिया, ऊपर लिख दे क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो गेंद की भांति यदि भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर के विविध बंडलों के रूप में होता है, भौतिक राशि के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया का नाम क्या है, इस प्रक्रिया का नाम होता है क्वांटीकरण, है ना। तो बोलो क्वांटीकरण शब्द तो आपको समझ में आया कि क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, में दिमाग में बैठा कि भौतिक राशि का आदान प्रदान गेंद की भांति सतत ना होकर के विविध बंडलों के रूप में होता है। तो भौतिक राशि के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया का नाम क्या है, इस प्रक्रिया का नाम है जो है हमारे पास क्वांटीकरण, है ना। चलो इस चीज को मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ, क्वांटीकरण क्या होता है, ठीक है। जब भौतिक राशि आवेश का एक वस्तु से है ना, जब भौतिक राशि आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आदान प्रदान सतत न होकर विविध बंडलों के रूप में होता है, तो भौतिक राशि के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण, ये देखो ये क्या है, क्वांटीकरण, है ना। तो मैंने आपको साफ साफ लिख दिया है, जब भौतिक राशि आवेश का आदान जब भौतिक राशि आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आदान प्रदान, ठीक है, आदान प्रदान सतत ना होकर विविक्त बंडलों के रूप में, है ना, विविक्त बंडलों के रूप में होता है, तो भौतिक राशि के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया, है ना, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। चलो तो आपने क्वांटीकरण शब्द का मतलब आपने समझा होगा। क्वांटीकरण शब्द का मतलब होता है प्रक्रिया से, इससे प्रक्रिया से। अब एक शब्द आपके सामने क्वांटम। क्वांटम क्या होता है, आप भौतिक राशि का आदान प्रदान करते हो, तो भौतिक राशि के आदान प्रदान में भौतिक राशि का वे न्यूनतम मान, वे छोटा से छोटा मान जिसका आदान प्रदान संभव है, भौतिक राशि के उस न्यूनतम मान को, उस सबसे छोटे मान को अपन उसका क्वांटम कहते हैं। उसका क्या बोलते हैं, उसका क्वांटम कहते हैं। तो क्वांटम का मतलब होता है छोटा से छोटा मान जिसका आदान प्रदान, जैसे आवेश का आदान प्रदान हो रहा, तो आवेश का कौन सा छोटा से सबसे छोटा मान, आवेश का सबसे छोटा मान जिसका आदान प्रदान एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हो रहा हो, उसे अपन बोलते हैं आवेश का क्वांटम, ठीक है ना। तो आवेश का क्वांटम क्या होता है कि आवेश का क्वांटम का सीधा मतलब होता है कि आवेश का छोटा से छोटा मान जिसका आदान प्रदान संभव है ना। तो आवेश का क्वांटम का मतलब, आवेश का क्वांटम मैं आपको बताता हूं, आवेश का
आवेश का सबसे छोटा मान जिसका आदान प्रदान संभव है, ठीक है ना। यानी आवेश का सबसे छोटा मान जिसका आदान प्रदान संभव हो उसे अपन क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटम कहते हैं। आवेश का क्वांटम मतलब सबसे छोटा मान, जैसे लेन देन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो उसमें सबसे छोटा मान कौन सा है आवेश का, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटम। अभी आप पता करके देखिए आवेश का क्वांटम होता क्या है, ठीक है। चलो अब मैं इस आवेश के क्वांटम को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारे पास एक जैसे सिक्के हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो भी है वो एक जैसे सिक्के। अब उन सिक्कों को पहचानो, को सिक्के कौन से हमारे पास, कौन से सिक्के वो हमारे पास है, ठीक है। जैसे हमसे कोई कहता है कि 50 पैसे हमसे कोई मांगता है तो मैं दे पाता हूं। हमसे कोई 75 पैसे मांगता है तब भी मैं देने के लिए तैयार हूं। हमसे कोई जो है 100 पैसे मांगता है, 100 पैसे मांगता है तब भी हम देने के लिए तैयार है ना। हमसे कोई जो है 60 पैसे मांगता है, हम देने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। अच्छा हमसे कोई जो है हमसे कोई मान लो कि 130 रुपए हमसे मांगता है, हम देने के लिए तैयार नहीं है। हमसे कोई जो है क्या बोलते हैं इसको, जैसे बोल दिया जो है 1 रुपए 25 पैसे कोई मांगता है, हम देने के लिए तैयार हैं। हमसे कोई 1 रुपए 30 पैसे मांगता है, हम देने के लिए तैयार नहीं है। हमसे कोई 1 रुपए 50 पैसे मांगता है, हम देने के लिए तैयार है, ठीक है। हमसे कोई 1 रुपए 60 पैसे मांगता है, हम देने के लिए जो है तैयार नहीं है। अब आप बताइए कि हमारे पास कौन से सिक्के हैं, सोच के सोचो हमारे पास कौन से सिक्के हैं, हमारे पास कौन से सिक्के ये बताओ, है ना। हमसे कोई 50 पैसे मांगता है, बिल्कुल दे सकते हैं। कोई 75 पैसे मांगता है, बिल्कुल दे सकते हैं। 100 पैसे मांगता है, बिल्कुल दे सकते हैं। 60 पैसे मांगता है, हम नहीं दे पा रहे हैं। 130 मांगता है, हम नहीं दे पा रहे हैं। जो है 1.25 जो है रुपए मांगता है, उसको हम दे पा रहे हैं। 1.30 मांगता है, हम नहीं दे पा रहे हैं। 1.50 मांगता है, हम दे पा रहे हैं। 1.60 मांगता है, हम नहीं दे पा रहे हैं। अब बताओ हमारे पास सिक्के कौन से हैं। अब आपने गजब का दिमाग लगाया, हमारे पास जो सिक्के हैं वो हैं 25 पैसे के। क्या है, 25 पैसे के, है ना। यानी 25 हमसे कोई मांगता है, 50 पैसे मांगता है तो हम 2 सिक्के पकड़ा देंगे उसको। कितने सिक्के, 2 सिक्के पकड़ा देंगे, 50 पैसे हो जाएंगे। कोई हमसे 75 मांगता है, हम 3 सिक्के पकड़ा देंगे। हमसे कोई 100 मांगता है, हम 4 सिक्के पकड़ा देंगे। हमसे कोई जो है 100 क्या मांगता है, 1 रुपए 25 पैसे मांगता है, तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको 5 सिक्के पकड़ा देंगे, ठीक है ना। हम ये मांगता है ना, हमसे 1 रुपए 50 पैसे मांगता है, हम उसको क्या है 6 सिक्के पकड़ा देंगे। कितने सिक्के, उसको हम 6 सिक्के पकड़ा देंगे। और हमसे कोई 1 रुपए 60 पैसे मांगता है तो हम नहीं दे पा रहे, ठीक है। अब देखो इसका मतलब कि जो पैसों का यहाँ पर रुपयों का जो क्वांटम है, जो सिक्कों का क्वांटम है, वो हमारे पास क्या है 0.25, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमसे कोई यहाँ पर 60 पैसे मांग रहा था तो हम 50 पैसे देने के लिए तो रेडी थे। 60 पैसे मांग रहा था, हम 50 पैसे तो 2 सिक्के आराम से दे देते थे, लेकिन ये 10 पैसे कहां से लाते, ये 10 से छोटा ही नहीं, हो नहीं सकता। मतलब ये पॉइंट जो है 25 पैसे है, इससे छोटा हमारे पास हो ही नहीं सकता। ये क्वांटम है, ये पैसों का क्वांटम हमारे पास, इससे छोटा पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आपने क्वांटम किसी को डिसाइड कर लिया तो फिर आप ये 10 पैसे कहां से लाओगे, 50 पैसे दे दोगे लेकिन 10 पैसे कहां से लाओगे, इसको अपन नहीं दे पा रहे। इसका मतलब पैसों का क्वांटम क्या है, वो 0.25 है। बोलो बात समझ में कि नहीं समझे, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल समझता हूँ, गुलाब जामुन से आप समझो ना, इसको मैं बार बार क्लास में भी आज है डिस्कस करता हूँ इससे, है ना। जैसे हमारे पास हमने कहा एक गुलाब जामुन एक क्वांटम को बताता है। क्वांटम हमने किसको मान लिया, एक गुलाब जामुन को। क्वांटम हमने किसको मान लिया, एक गुलाब जामुन। फिर से सुनो, क्वांटम हमने किसको मान लिया, एक गुलाब जामुन को हमने क्वांटम मान लिया। जैसे 25 पैसे को हमने यहाँ पर क्वांटम मान लिया था, पैसों का क्वांटम है, ठीक है। इससे छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि हमने एक गुलाब जामुन खाया, हमने कहा बिल्कुल खाया, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कहा 10 गुलाब जामुन खाए, तो एक का 10 गुना यानी 10 गुलाब जामुन खाए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हमने कहा खाया होगा। किसी ने कहा हमने 8 गुलाब जामुन खाए, बिल्कुल खाया होगा। किसी ने कहा हमने 7 गुलाब जामुन खाए, बिल्कुल खाया होगा। और एक व्यक्ति आता कहता हमने 5.5 गुलाब जामुन खाए। अब बड़ी हैरानी की बात, अरे 5 खाया तो खाया, एक का मतलब एक एक करके 5 खा लिया, लेकिन ये आधा गुलाब जामुन कहां से आया। जब हमने क्वांटम गुलाब जामुन के क्वांटम को एक मान लिया है, जब गुलाब जामुन का क्वांटम क्या है, एक है। क्वांटम क्या है, एक गुलाब जामुन है। जब क्वांटम एक गुलाब जामुन है तो आधा कहां से आया, जब क्वांटम एक गुलाब जामुन को मान लिया गया है तो फिर आधा गुलाब जामुन आया कहां से।
एक से छोटा पॉसिबल ही नहीं है, वो आधा गुलाब जामुन कैसे खा लेगा, ठीक है ना, तो वो हम मान ही नहीं सकते, ठीक है ना। जब क्वांटम एक गुलाब जामुन को मान लिया गया है तो ये आधा गुलाब जामुन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना। तो अब उम्मीद है कि ये बात आप समझ चुके हैं कि गुलाब जामुन से बहुत गजब के तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। कोई 10 खाया, 20 खाया, 25 खाया, अब हमने 2.5 गुलाब जामुन खाया, 2.5 कैसे खा लिया, अरे 2 खाएगा, आधा कहां से लाया तू, जब क्वांटम एक गुलाब जामुन को मान लिया गया है तो ये आधा कहां से है, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, ये उम्मीद है कि आपने पैसों भी समझा, गुलाब जामुन से भी समझा, ये क्वांटम का फिनोमेना दिमाग में आप दूसरों को एक्सप्लेन करोगे, मैंने कहा दूसरों को एक्सप्लेन करो क्वांटम, लोग इसको जाने नहीं पाते, क्वांटम क्वांटम पढ़ते रहते हैं, क्वांटम है ना, क्वांटीकरण क्वांटम है ना, दिमाग में आता ही नहीं ये क्वांटम है क्या एक्चुअल में, है ना, समझ ही नहीं पाते, है ना, तो क्वांटम से क्या मतलब होता है ना। चलो एक और मैं आपको एग्जांपल, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो है द्वितीय अपग्रहित आप पढ़ते हैं ना कि बोहर का जो द्वितीय अपग्रहित होता है उसमें क्या बताया जाता है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं ना, तो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। सुने, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है ना। तो यानी अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे mvr ये कोणीय संवेग होता है, ये क्या होता है h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये n क्या है, पूर्ण गुणज मतलब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना, ये आपके पास n की वैल्यू पूर्ण गुणज होता है, कभी भी अपूर्ण गुणज नहीं होता। नहीं सोचो ये 1.5 है, ये 2.5 है, ये पॉसिबल ही नहीं है, 1.5 ये अपूर्ण गुणज हो ही नहीं सकता, हमेशा पूर्ण गुणज होगा, ठीक है ना। तो यहां से भी आप बात पकड़ लिए होंगे, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, कभी भी अपूर्ण गुणज नहीं होगा, है ना। यानी n की वैल्यू 1.5 नहीं हो सकती, n की वैल्यू 2.5 नहीं हो सकती। अभी जो आपका एग्जाम हुआ है 26 में, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो यूपी बोर्ड है ना, जो अयोध्या मंडल है, ठीक है, उसमें जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, उसमें जो है इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ था, ठीक है ना, और मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है, ठीक है, लेकिन इसी जो क्वांटीकरण से था एक क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ था, ठीक है ना, चाहे उसमें आवेश पूछा हुआ हो, चाहे वो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जा सकते हैं ना, कुछ भी कोई प्रश्न आपके सामने आया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो n की वैल्यू 1.5 हो नहीं सकती, 1 को 2.5 होने तो डेसिमल में सवाल ही नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, अपूर्ण गुणज कभी भी हो ही नहीं सकता, है ना। और हमने एक और मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत हमने पढ़ा होगा ना, ऊर्जा का अवशोषण व उत्सर्जन सतत न होकर के विविध मंडलों के रूप में होता है ना, ऊर्जा के इन मंडलों को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ऊर्जा के इन मंडलों को अपन क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। अगर फोटोन की ऊर्जा 2 जूल हुई है ना, तो 2 जूल हुई तो ठीक है ना, जैसे कि अगर हमने कहा कि 4 जूल, इसका मतलब 2 फोटोन पकड़ा देंगे, जो है 6 जूल तो हम उसको 3 फोटोन पकड़ा देंगे, ठीक है ना। अगर एक फोटोन की ऊर्जा 2 जूल हुई तो अगर 4 जूल ऊर्जा है तो इसका मतलब 2 फोटोन पकड़ा देंगे, 6 है तो 3 पकड़ा देंगे। कोई कहा कि 1 जूल है तो 1 जूल पॉसिबल ही नहीं, 1 जूल क्या है, अगर क्वांटम 2 जूल को मान लिया गया है तो 1 जूल पॉसिबल ही नहीं हो सकता, 1 जूल क्या है, पॉसिबल नहीं हो सकता। उम्मीद है कि बहुत सारे डिस्कशन अपन ने कर लिए और ये फंडा आपके सामने जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आवेश का क्वांटम एक्चुअल में है क्या, आवेश का क्वांटम एक्चुअल में है क्या। ये क्वांटम अपन ने क्वांटम का फिनोमेना तो समझ लिया, क्वांटम एक्चुअल में होता क्या है, सबसे छोटा मान होता है जिसका आधार प्रदान क्या होता है, वो संभव पता है, क्वांटीकरण शब्द प्रक्रिया से होता है ना, ये अपन ने सब कुछ समझा दिया। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आवेश का क्वांटम एक्चुअल में है क्या, है ना, आवेश का क्वांटम। मिल्टन जो वैज्ञानिक है उन्होंने तेल की हजारों बूंदों पर, मिल्टन ने क्या करा है, तेल की हजारों बूंदों पर क्या करा, प्रयोग किया। तेल की हजारों बूंदों पर क्या करा उन्होंने, प्रयोग करा। और बड़ी हैरानी वाली बात, अब तेल ही क्यों लिया, क्योंकि तेल अवाष्पशील है। तेल क्या है, यानी सब्जी बनाने से पहले और सब्जी बनाने के बाद तेल जो है वो बना रहता है, ठीक है ना। और आप अगर पानी देखोगे तो पानी तो क्या हो जाता है, उड़ जाता है ना, तो तेल जो है वो अवाष्पशील होता है, इसीलिए इसको अपन स्प्रे से क्या करेंगे, स्प्रे से क्या करेंगे, उसको नोजल कर देंगे, ठीक है ना, तो बूंद बूंद के रूप में आपको जो है वो तेल दिख जाएगा ना, स्प्रे कर देंगे तो छोटे छोटे बूंद के रूप में आपको तेल दिख जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने इसी तरीके से हजारों तेल की बूंदों पर क्या करा, मिल्टन नामक वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। और बड़ी हैरत वाली बात, इन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक बूंद पर जो आवेश था वो
क्या था, प्रत्येक बूंद पर जो आवेश था वो E के पूर्ण गुणज के रूप में पाया गया। प्रत्येक बूंद पर आवेश क्या पाया गया, E के पूर्ण गुणज के रूप में पाया गया, ठीक है ना। इन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक पर जो आवेश है, प्रत्येक बूंद पर जो आवेश है वो E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है ना। यानी प्रत्येक बूंद पर जो आवेश पाया इन्होंने वो प्लस माइनस एन ई है ना, ई के पूर्ण गुणज के रूप में है ना। यानी एन बराबर 1 2 3 4 5 ये डॉट डॉट करके ना, कभी भी अपूर्ण गुणज के रूप में इन्होंने नहीं पाया। इसको भी अपन आवेश का क्वांटीकरण ही कहते हैं ना। ये फॉर्मूला याद रखें, क्यू बराबर एन ए। ये कौन करता है, मिल्टन नामक वैज्ञानिक तेल के हजारों बूंदों पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और क्या पाते हैं कि प्रत्येक तेल की बूंद पर जो आवेश था वो E का पूर्ण गुणज था। यानी आवेश का क्वांटम क्या हुआ, आवेश का क्वांटम हुआ E। याद रखें, आवेश का क्वांटम क्या है, आवेश का क्वांटम। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर E बराबर अपन लिख देते हैं, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये E होता है और इसी को अपन बोलते हैं आवेश का क्वांटम। ये क्या है, यही होता है आवेश का, ये होता है आवेश का क्वांटम। अब आज के बाद जिंदगी में याद रखें कि आवेश का क्वांटम क्या है, आवेश का क्वांटम होता है E। इससे छोटा पॉसिबल नहीं है, है ना। यानी आदान प्रदान हो रहा हो तो ये आपके पास क्या होगा, ये सबसे छोटी जो है एक मात्रा होगी, है ना, जिसका आदान प्रदान हो रहा होगा। इससे छोटा जो है पॉसिबल नहीं आपके सामने, है ना। तो इसी को अपन बोलते हैं आवेश का क्वांटम। आपसे कोई पूछे कि आवेश का क्वांटम क्या है, आवेश का क्वांटम होता है E और इसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कौन बताता है, मिल्टन बताते हैं। तेल के हजारों बूंदों पर प्रयोग करते हैं और क्या देखते हैं, हैरत वाली बात कि प्रत्येक बूंद पर जो आवेश था वो E के पूर्ण गुणज के रूप में पाएगा, कभी भी अपूर्ण गुणज के रूप में नहीं देखा। ठीक, तो उम्मीद है कि ये बात आपको दिलो दिमाग में क्या होगी, उतरी होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं गेलमान कौन है। गेलमान, गेलमान ने क्वार्क कणों की खोज की, किसकी, क्वार्क कण। और देखिए क्वार्क, ये क्वार्क, ये कहते हैं अगर मेरी मानो तो जो क्वार्क कण हैं ये दो हैं। एक को इन्होंने बोला अप क्वार्क और एक को इन्होंने बोला डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क, अप क्वार्क इसको बोला प्लस 2/3 और माइनस का 1/3 E। ये गेलमान कहते हैं कि कण पर आवेश ये भी हो सकता है, अगर मेरी मानो तो कण पर आवेश ये भी हो सकता है, यानी प्लस 2/3 E और माइनस का 1/3 E। ये भी आवेश कण पर हो सकता है ना। और फ्यूचर में इनकी बात अगर सत्यापित हुई तो फिर देखो क्या हो सकता है ना। लेकिन ये क्या कहते हैं, इन्होंने क्वार्क कणों, तो क्वार्क कणों की खोज किसने की है, गेलमान ने, ठीक है ना। गेलमान ने क्या क्या बताया, ये भी आवेश किसी वस्तु पर आवेश ये भी हो सकता है, यानी प्लस 2/3 E भी हो सकता है और माइनस का 1/3 E भी हो सकता है। अगर मेरी मान लो, अगर मेरी बात ये क्या कर लो, मान लो तो मैं आपको प्रोटॉन भी समझा सकता हूं और आपको न्यूट्रॉन भी समझा सकता हूं। देखो गेलमान कितनी गजब की बात कह रहा है, अभी आपको हैरत होगी। ठीक है, देखो कैसे गेलमान आपको बड़ी गजब की चीज बता रहे हैं। ठीक है, और अगर ये ऐसा सत्यापित हो जाता है तो क्वार्क कणों की खोज किसने की है, गेलमान ने। गेलमान कहते हैं कि वस्तु पर आवेश ये भी हो सकता है, प्लस 2/3 E भी हो सकता है और माइनस का 1/3 E भी हो सकता है। और इनको अपन क्या बोलते हैं, इन कणों को अपन क्या बोलते हैं, क्वार्क कण अपन बोलते हैं। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर देखो क्या है कि कहते हैं अगर मेरी मानो तो मैं प्रोटॉन को एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं किसको एक्सप्लेन कर दूंगा, प्रोटॉन, है ना। देखो मैं प्रोटॉन को कैसे एक्सप्लेन करता हूं, देखो इन्होंने दो क्या लिए, दो अप क्वार्क लिए, दो क्या लिए, दो अप क्वार्क लिए और एक क्या लिया, एक इन्होंने डाउन क्वार्क लिया। ठीक है ना, दो अप क्वार्क लिए, एक डाउन क्वार्क लिया। ठीक है, देखो प्लस 2/3E प्लस का 2/3E माइनस का 1/3E। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4E और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 माइनस का 1/3E, है ना। ध्यान से 4 - 1 कितना हो जाएगा 3E, ये बटे 3 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा E प्लस E। प्लस E किस पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर ही होता है। देख लो इन्होंने प्रोटॉन को भी समझा दिया। अगर कहा मेरी मान लो मैं प्रोटॉन को समझा सकता हूं तो प्रोटॉन को समझने के लिए इसने दो अप क्वार्क लिए और एक डाउन क्वार्क लिया, तो इन्होंने आवेश प्रोटॉन पर बता दिया। देख लो बड़ी गजब की चीज। अगर गेलमान सत्यापित होते देखो क्या हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूट्रॉन था, मैं न्यूट्रॉन को भी समझाता हूं, है ना। तो इन्होंने न्यूट्रॉन को भी बताया ना।
देखो कैसे न्यूट्रॉन को एक्सप्लेन करा, इन्होंने क्या लिए, दो डाउन क्वार्क लिए और एक अप क्वार्क लिया, दो डाउन क्वार्क लिए और एक अप क्वार्क लिया, ठीक है ना। माइनस का 1/3e, माइनस का 1/3e और प्लस का 2/3e, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2e/3 और प्लस का 2e/3 है ना। तो देख लो माइनस का 2e/3 है ना और प्लस का 2e/3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बराबर कितना आ गया, 0। गजब, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 0 होता है। अगर कहा, अगर मेरी मानो तो कण पर आवेश ये भी हो सकता है, प्लस का 2/3e और माइनस का 1/3e। अगर मेरी ये बात अगर मान लो आप, ठीक है, तो मैं आपको प्रोटॉन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा और मैं न्यूट्रॉन को भी आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। न्यूट्रॉन पर आवेश 0 है और प्रोटॉन पर आवेश कितना है, 0। प्रोटॉन पर आवेश जो है प्लस की होता है, बिल्कुल होता है, सब जानते हैं। तो अगर इन फ्यूचर गलमान सत्यापित होते हैं, इन फ्यूचर अगर गलमान सत्यापित होते हैं तो आवेश का क्वांटम क्या होगा, आवेश का क्वांटम माइनस का 1/3e होगा। देख लो सबसे छोटा यही था ना, इसको देखो, आवेश ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा क्या है, माइनस का 1/3e ही। लेकिन प्रेजेंट में अभी भी आवेश का क्वांटम ई को ही बोला जाता है, इसको बिल्कुल भ्रम में ना पड़े। प्रेजेंट में भी आवेश का क्वांटम क्या है, आवेश अभी कुछ भी कोई बोलने के लिए रेडी नहीं रहेगा, तो अभी भी आवेश का जो क्वांटम है वो ई ही होता है। आवेश का क्वांटम अभी भी गैलमैन के द्वारा बताए गए माइनस का 1/3 है। लेकिन अगर इन फ्यूचर गैलमैन सत्यापित हुए तो आवेश का क्वांटम क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3e हो जाएगा। बताओ जानकारी कैसी लगी है ना, क्वार्क के बारे में इसने की जो है ये जो है गलमान बताते हैं ना। और इन फ्यूचर अगर सत्यापित होते हैं तो फिर बड़ी गजब की चीज आपके सामने आ जाएगी और आपके सामने पहले से उस चीज की नॉलेज रहेगी कि ना आवेश का क्वांटम ये हो जाएगा। ये सबसे छोटा है ना अभी तो, लेकिन प्रेजेंट में आवेश का क्वांटम क्या है, वो ई ही होता है। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, देखते रहें, मजे करते रहें, ठीक है ना। थैंक यू।